हमारे समाज के अंदर दो तरह के सवाल हैं, एक वो जो क्यों से शुरू होते हैं और एक वो जो कैसे से शुरू होते हैं। तो सारे सवालों का जवाब वो साइंस नहीं दे सकती, कुछ सवाल आपको खुद जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे ही नहीं तो फिर आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे, और सवाल गलत नहीं होता है, जवाब गलत हो सकते हैं। तो सारी नॉलेज तो किसी किताब में हो ही नहीं सकती, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो साइंटिफिक हो। बाबा अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर कमिटीज में मौजूद है, ऑफिशियली कमिटीज में मौजूद है। अगर आपका रास्ता वो है जो पाकिस्तान का रास्ता था तो मंजिल भी वही होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से कि ये नहीं करना हमें। सैटेलाइट कहीं भेज रहे हैं, चंद्रयान, मगर ये नारियल क्यों फोड़ते हैं? नींबू और मिर्च लगाना रफाइल पर, वो भी किसी और के बनाए हुए जहाज पे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मिर्च और नींबू। आज जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, अगर उसमें महीने भर की भी डिले होती है तो आप दुनिया से पीछे हो जाते हैं। साइंस में पीछे होना जो है वो बहुत घातक होता है किसी मुल्क के लिए। 400 साइंटिस्ट हुआ करते थे कभी इस इंस्टीट्यूट के अंदर, अब 20 या 25 साइंटिस्ट चल रहा है। साइंस आपको ये बता सकती है कि इस रास्ते पर चलोगे तो तरक्की करोगे और इस रास्ते पर चलोगे तो अंधकार ही अंधकार है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि कोई ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो सब्जेक्ट का भी माहिर हो और आम आदमी से बात करने की ज़बान भी रखता हो। और फिर ये इसका न्योता मिल गया मुझे, मिथकों से विज्ञान तक का। मुझे लगा कि बिल्कुल सही वक्त पर मुझे सही चीज़ मिल गई है। तो मेरा ख़्याल था कि साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं या तो हम बहुत जार्गन्स में, टेक्निकल टर्म्स में चले जाते हैं, या फिर हम इतनी हल्की बात होती है कि फिर वो उसका कुछ सिलसिला नहीं बनता है। तो बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि ये इतनी ज़रूरी है किताब, मिथकों से विज्ञान तक, हर एक को पढ़नी चाहिए। वो बेसिक किताबें जिनसे हमारी समझ, बुनियादी तौर पे समझ पैदा होती है कि दो चीज़ों को गड़बड़ ना करें। दूसरा, वक्त निकालने के लिए, मौसम इतना ख़राब चल रहा है उसमें भी आप आ गए, तो इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया। बुलाने के लिए शीबा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था मुझे, क्योंकि साइंस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि खौफ तारी हो जाता है, चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है साइंस के नाम के ऊपर, तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में तो वही लोग जाते हैं जो साइंस से डर के भागे हुए हैं। मतलब मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि मीडिया पूरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो साइंस के भगोड़े हैं, क्योंकि उनको साइंस ठीक से समझाई ही नहीं गई है, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसको ठीक से। और जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल हैं, एजुकेशन है, उसमें कभी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है सीधा साइंस का, हमारी सोच से क्या ताल्लुक़ है सीधा साइंस का, और साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है ये बताया ही नहीं जाता। रट लो, जारगन्स रट लो, फॉर्मूले रट लो, बड़ी सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, इसके अलावा साइंस कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये बचपन से मेरे जहन में सवाल था कि अगर साइंस की बात हम कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, साइंस है क्या? और ये बहुत मुश्किल सवाल लगा धीरे धीरे, जो पहली नज़र में आसान लगता है। और ये बात मैंने अपनी किताब में कही भी है कि जब किसी से पूछा जाए कि साइंस क्या है तो ये आसान सा लगता है जवाब इसका। 10वीं क्लास तक सब साइंस पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखा है वो साइंस है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो साइंस है, जो क्लास में बताते हैं टीचर्स वो साइंस है। साइंस हमारे चारों तरफ है। साइंस लोगों को नास्तिक बना देती है। साइंस, ये सारी चीज़ें जहनों में आना शुरू हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम सीरियसली समझने की कोशिश करें कि साइंस है क्या चीज़। हम कौन से ज्ञान को साइंस कह सकते हैं और कौन से ज्ञान को ये कहेंगे कि वो गैर साइंसी ज्ञान है, यानी वो साइंस के दायरे में नहीं आता। तो हमारे समाज में, हमारी दुनिया में इंसानियत ने दोनों तरह के ज्ञान को जन्म दिया है, जिसे हम गैर साइंसी ज्ञान कह सकते हैं, और दूसरा ज्ञान वो है जिसको हम साइंसी ज्ञान कह सकते हैं।
ये जटिल हो जाता है सवाल। एक बात और कह दूं इससे पहले कि आप कोई सवाल मेरी तरफ तीर की तरह से फेंकें जो आसान लग रहा होगा और बहुत मुश्किल होगा और मैं फेल हो सकता हूं, कि साइंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी परिभाषा देने की कोशिश लगभग 400-500 साल पुरानी है और लोगों ने बहुत कोशिश की है इसकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे चारों तरफ है। हम साहित्य क्या होता है इसकी बात करें तो वो हमारे चारों तरफ है। हम कल्चर की बात करें, हम ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा करने को कह दिया जाए तो हमें लगेगा कि आप जरा ठंडा हो गया मामला, मुश्किल हो गया मामला। कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल वही प्रॉब्लम साइंस के साथ है। सर्वव्यापी है कल्चर और सर्वव्यापी है साइंस। हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद। और ये हम सोच लेते हैं कि हमें आता है, हमें मालूम है, क्योंकि हम इतना इसको इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र क्या है? हमारे चारों तरफ है, जिंदगी गुजार रहे हैं लोकतंत्र के अंदर। खुशकिस्मत हैं कि लोकतंत्र में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब लोकतंत्र नहीं रहता तब ध्यान आता है कि अच्छा, लोकतंत्र सोचना पड़ेगा कि क्या होता है हमारी जिंदगी में। तो साइंस में भी यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी मेरे सामने। और जब मैंने हमारे घर के अंदर जो माहौल था, उस माहौल में साइंस और लिटरेचर, साहित्य दोनों बराबर बराबर बटे हुए थे। यानी अगर खाने की टेबल पे बैठे हैं तो ऐसा लगता था कि एक तरफ गालिब बैठे हैं तो दूसरी तरफ आइंस्टाइन या सीवी रमन बैठे हैं। इस तरह से बातचीत हुआ करती थी घर के अंदर। तो वो बचपन से कुछ सवाल जहन में आते रहे। और अक्सर लोगों ने मदद की इसमें कि कन्फ्यूजन बढ़े। जो जो खानदान के अंदर लोग थे या समाज के अंदर लोग थे, कन्फ्यूजन या बढ़ाने में मदद की। कन्फ्यूजन बढ़ाने में काफ़ी मदद की। तो ये सवाल बड़ा जटिल होता चला गया जैसे जैसे मैंने कोशिश की इसको समझने की। और जब नौकरी ज्वाइन की तो उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक चीज़ साइंटिफिक टेम्पर भी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। तो उसने और कॉम्प्लेक्स कर दिया मामले को कि ये साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, जिसके ऊपर नेहरू की किताब में टिप्पणी की गई है। बड़ी खूबसूरत किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सवाल मुश्किल होते चले गए। और जब मैंने कुंभ मेले में, यानी 1989 का पहला कुंभ मेला था जिसमें साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर लोगों की सर्वे करना शुरू किया, और पहला सैंपल जो था हमारा 4,500-5 हज़ार लोगों को इंटरव्यू किया वहाँ पर। और फिर उसके बाद हर 6 साल के ऊपर मैं कुंभ मेला गया। 30 साल से लगातार जा रहा हूँ। अब फिर से आने वाला है इलाहाबाद का कुंभ मेला। तो वहाँ पर जो लोगों ने सवाल पूछे, वो उनका जवाब देना आसान नहीं था। गांव से आया हुआ एक बिहार के किसी ऐसे गांव के बारे में जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं है और उसकी ज़बान भी मुश्किल है समझना, उन लोगों से जब बातचीत शुरू हुई इन सवालों के ऊपर जो बड़े आसान दिखाई देते हैं, कि जैसे किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो नीचे क्यों आती, तब ये एहसास हुआ कि ये सवाल मुश्किल सवाल है और इनके जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी बात है। और ये हमारी मानसिकता को ही नहीं, हमारे समाज को ही नहीं, बल्कि हमारे सोच के ढांचे को बदल देते हैं। जब हम इन सवालों के साथ जूझना शुरू करते हैं तो समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। जैसे अगर ज़मीन चपटी है और गोल है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई कहेगा मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने जा रहा है, लेकिन सोच पे असर पड़ने जा रहा है बहुत बड़ा। सोच में एक बदलाव बहुत बड़ा आने जा रहा है, क्योंकि अगर सोच का ढांचा पूरी समाज के अंदर, पूरे
विश्व के अंदर अगर ये बनाया गया है कि हम केंद्र में हैं, सारे चांद तारे हमारे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं सारे जानवरों में, हमें भगवान ने बनाया है और 1 दिन में बनाया है या 2 दिन में बनाया है या 5-7 दिन में बनाया है, और इससे हम जब शिफ्ट लेते हैं कि नहीं, जिंदगी की हर फॉर्म, जिस शक्ल में भी जिंदगी इस जमीन पर मौजूद है, वो शक्लें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं। हम सब एक दूसरे के कज़न्स हैं, हमारा एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है पूरी की पूरी धरती के ऊपर। उससे बदलाव आता है सोच में, समझ में। सिर्फ इसी में नहीं कि साइंस में आता है, साइंस में आता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, कि जब ज़मीन गोल होती है और आसमां टूट जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं 7 आसमान, तो साइंस के अंदर क्या बदलाव आता है वो तो अलग बात है। वो भी बातचीत की है, उसके ऊपर भी मैंने इसमें किताब में अपनी। तब उससे पहले तक हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम सैटेलाइट भेज पाएंगे अगर 7 आसमान रहते तो। जब तक ये समझ नहीं बनी इंसान की कि 7 आसमान कुछ नहीं होते हैं, तब तक हम सैटेलाइट नहीं भेज सकते थे, हम रॉकेट नहीं भेज सकते थे। तो वो साइंस के बदलाव हैं, उन पे भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन इंसानी सोच बदलना, सामाजिक सोच बदलना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये साइंस ना आपको बता दे कि हम सबका खून ABC कैटेगरीज में होता है, बजाय इसके कि किसी का खून गंदा होता है, किसी का खून साफ होता है, कोई अमीरों वाला खून रखता है, कोई राजाओं वाला खून रखता है, आला होता है, कमजर्फ होता है। तो ये बदलाव बड़े बदलाव होते हैं सोच में, समझ में, और फिर उसके साथ साथ समाज के अंदर आते हैं। इन सारे सवालों से ये जूझती हुई किताब है। आपने मुझे इतने ढेर सारे कीवर्ड्स दे दिए, इतना टेम्प्टेड हूँ मैं सब पर जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए। लेकिन आपने जो पहला जुमला कहा उसमें आपने कहा था कि विज्ञान से लोग डरते हैं, डर के भागते हैं, और भागे हुए लोगों की जगह है मीडिया। ये बात बिल्कुल सच है कि विज्ञान से तो मुझे तो नहीं डर लगता था, मुझे साइंस वो मैथ से लगता था बस। विज्ञान तो आज तक मेरा काम कर रहा है, मेरा जो मैंने अपने +2 तक विज्ञान सीखा, लेकिन वो मसला था, मैथ्स का बड़ा मसला था। खैर, ये बात तो सही है आपकी। ये जो डर का सवाल है ना, ये डर इंसान को सवाल करने से रोकता है, और सिर्फ डर ही है। मैं आपकी, हमारी उम्र के भी लोगों को जानती हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बहुत आराम से बहुत अच्छा डिस्कशन कैरी करेंगे, लेके जाएंगे, लेकिन जब फाइनलिटी की तरफ जाने की बात आएगी, डर के वापस आ जाएंगे। और मैं कहती हूँ उनसे कि डर गए, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ये जो मामला है डर जाने का, तो ये बच्चों में भी है और ये बुज़ुर्गों में भी है। तो इस वजह से मुझे ये बार बार लगता है हमारे समाज में विज्ञान सिर्फ इसलिए भी पीछे रह गया क्योंकि हमें सोचने से डराया गया था कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोच लेना है। कुछ दिन पहले अभी जब चुनाव का माहौल था देश में, एक रील बड़ी वायरल हुई थी। रील में वो नौजवान कह रहा था कि हम पढ़ लिख गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर चीज़ पे सवाल उठाएंगे। और वो बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा था कि पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं हर चीज़ पे सवाल उठाएंगे। तो मुझे लगा कि ये बात तो हमारे समाज के जाहिल बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि तुम बहुत पढ़ लिख गए, उसका मतलब ये नहीं हर चीज़ पे सवाल उठाओगे। ये तंबी तो हमारा युवा खुद अपने ऊपर लगाए ले रहा है कि सवाल नहीं करना है। तो ये जो सवाल नहीं करना है, ये वाली जो बात है, ये बात बुनियादी है। और इसलिए ही हमें ऐसी किताबें चाहिए जो वैल्यू लोडेड ना हो इन टर्म्स ऑफ कल्चर। हम किसी भी कल्चर से आते हों, हम किसी भी लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन से आते हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, कोई भी धर्म में मानते हों, कुछ भी हो, लेकिन सवाल पूछने की अपने अकेले में एकांत में तो कम से कम सवाल करें, वो भी नहीं करते एक समाज के तौर पे। तो ये जो सवाल पूछने का जो हक है और हिम्मत है, साइंस के और उसके अज्ञानता के बीच में सबसे बड़ी रुकावट मुझे ये लगता है कि ये है कि हम कहाँ से, जैसे अभी फ़िलिस्तीन का मामला चल रहा है और सब लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, या फिर वो जालिमों का इम्तिहान ले रहा है, या उन मासूम बच्चों का जिन्होंने ज़िंदगी देखी भी नहीं उनका इम्तिहान ले रहा है, या फिर अल्लाह की मर्ज़ी है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हताशा की तरफ ले जाती हैं, लाचारी की तरफ ले जाती हैं, हमारे पास कुछ नहीं है जो हम कर सकें, तो हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। यहाँ से कैसे निकाला जाए इंसानियत को, कमज़ोर को ख़ासकर? तो ये एक साइंसदान के तौर पे आप ये कैसे सोचते हैं? मगर ये इसका जवाब आप मुझे बाद में दीजिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने आपके बचपन में साइंस कब दाखिल हुआ? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? और जो आपने कहा कि साइंस घर वालों और रिश्तेदारों हर तरफ से साइंस को लेकर के बड़ी पाबंदी थी। ज़रा अपने बचपन का नहीं, हाल पाबंदी बताइए। नहीं थी, पाबंदी नहीं थी। मेरे फ़ादर जो थे वो टीचर थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने आँखें खोली। पैदाइश मेरी इलाहाबाद की है, लेकिन आँख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खोली। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल भी उस वक़्त बहुत ऐसा था जिसमें एक्टिविटीज़ लगातार चल रही थीं। और हम जो सबसे बड़े दुनिया के लीडर्स थे, उनका आना और उनको सुनना, या राइटर्स, पोएट्स, उस वक़्त लातादाद एक्टिविटीज़ थीं जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बावजूद कि एक बड़ा सेक्शन बहुत फंडामेंटलिस्ट था। जी, लेकिन हमें एक्सपोज़र मिल रहा था। घर में साइंस का माहौल इस तरह से था कि मेरे बड़े भाई-बहन सब साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, छोटी बहन भी साइंस की स्टूडेंट रही हैं, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। इम्प्रेशन ये है कि वहाँ कुछ मज़हबी चीज़ें होती हैं। मज़हबी चीज़ें रखने वाले बचपन में थे मेरे, ऐसे भी थे जो जो दहरिया कहते थे, जो आपको बुरा-भला कहते थे, और तरह-तरह के मतलब जो और यूनिवर्सिटी साइंस पढ़ा रही थी, उसी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी ऐसे थे, लोग भी थे जो इसको जो ही बुरा मानते थे। जो इसको ही बुरा मानते थे, जो वाह! साइंस के खिलाफ खड़े होते थे, जो एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाते हुए ये कहते थे कि पढ़ लो इसको पास करने के लिए। लेकिन बात तो वही है कि 7 दिन में अल्लाह मियाँ ने पूरी कायनात बनाई। कायनात को रचा है। तो ये भी था, ये साथ-साथ चल रहा था। लेकिन एक प्रोग्रेसिव माहौल भी था। वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी था अलीगढ़ के अंदर, और उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारी शख्सियत ढालने में, हमारे जो जो जनरेशन थी उसकी शख्सियत ढालने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपने जो बात कही सवाल वाली, इस किताब की शुरुआत ही इससे होती है कि सवाल तो पूछना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि सारे सवालों का जवाब जो शुरुआत में ही बिल्कुल कहा है, वो साइंस नहीं दे सकती। कुछ सवाल आपको खुद जवाब देने पड़ेंगे। जैसे साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि अनटचेबिलिटी समाज में होनी चाहिए या नहीं, छुआछूत होनी चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि आप जंग के खिलाफ खड़े हों या अमन के साथ खड़े हों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए ब्रह्मांड जो रचा गया है, ये जो कॉस्मॉस बना है, इसको लगभग 14 बिलियन साल लगे हैं, और 14 बिलियन साल में इंसान को रचा गया है। तो ये कि आप क्यों हैं ज़मीन के ऊपर? आप क्या इसलिए हैं कि मुल्कों को की लकीरें खींच के आप इस ज़मीन के टुकड़े-टुकड़े बाँट लें? इस सवाल का जवाब साइंस नहीं दे सकती। अगर बम बन गया है तो वो इंसानों के ऊपर गिराया जाए या ना गिराया जाए, इसका जवाब नहीं दे सकती साइंस। साइंस ये कह सकती है कि अगर ये बम गिराओगे तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी की अभी एनिवर्सरीज गई हैं, तो इतना विनाश होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने लोगों का कत्लेआम होगा। साइंस ये आपको ज़रूर बता सकती है। तो कुछ सवालों के जवाब तो आपको खुद देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे ही नहीं तो फिर आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। कोई और आपके लिए जवाब देगा, या तो मीडिया देगा, या ट्रोल आर्मी देगी, या वो लोग देंगे जो आपसे ज़्यादा ज़हनियत रखते हैं और उन सवालों के जवाब तैयार किए हुए हैं। वो पहले से ये हमास और उसके बारे में तैयार करके रखें सवालों को और उनके जवाबों को, तो वो बम्बार्ड कर देंगे आपको। आपको सवाल तो ज़िंदगी में पूछने ही होंगे, और सवाल गलत नहीं होता है, जवाब गलत हो सकते हैं। अ,
किस तरह से आपने इस किताब को इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये हर आयु वर्ग के काम की किताब बने, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी, जो अभी 8वीं में बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो घर में बैठी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनके लिए भी। आपका अपने आप को आपने क्या तय किया था कि किस फ्रेम में आप काम करेंगे? मैंने उस आदमी के लिए किताब लिखी है, उस औरत के लिए किताब लिखी है जो कुंभ मेले में आकर के जिसके साथ सवाल जवाब हुए। वो है कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं मेरी किताब का। लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे लोगों को शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। इसमें उन लोगों ने जिन्होंने साइंस के ख़िलाफ़ बातें कहीं ज़िंदगी में, जो मेरे टीचर्स थे बहुत सारे जिन्होंने साइंस की तरफ राग़िब किया, मेरे घर वाले, मेरे बड़े भाई, मेरे अब्बा, अम्मी, इन सब का एक कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये किताब रची गई है। इसमें वो स्टूडेंट्स जिनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जब मैं साइंस की बात करता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या तस्वीरें उभरती हैं, मेरे कलीग्स जो साइंटिस्ट रहे और इसके ऊपर बहस लगातार करते रहे, हम उनके बीच में उन सब का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किताब मेरी अकेले की नहीं है। ये सारी जो 30-35 साल का असासा है मेरे पास, जो मेरे दोस्तों से इकट्ठा हुआ, ये उसका एक अर्क समझ लीजिए आप, कि निकाल करके मैंने लिखने की कोशिश की है। हाँ, जो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इसमें जार्गन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करने की पूरी कोशिश यानी मेरी भाषा रही आपने है। बहुत आसान रखी है, जिससे कि साइंस को ना जानने वाला भी उस बात को समझ सके। वो कोशिश मेरी है, वो कोशिश मेरी है, और इस तक पहुंचना आसान नहीं होता है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान आसान होना। होना। लेकिन जहाँ तक सवाल इसका है कि ब्रह्मांड की कहानी का जो चैप्टर है, और जो चैप्टर हमारी इंसान की लाइफ की उत्पत्ति का जो चैप्टर है, उन चैप्टर्स में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे। परेशानी ये होती है कि साइंस में हम जिस तरह से किसी कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, नतीजे तक पहुँचते हैं, उसमें कैसे पहुँचे ये भी उतना ही अहम होता है जितना नतीजा अहम होता है। अगर साइंस में ये ना बताया जाए कि आप इस नतीजे तक कैसे पहुँचे, तो वो नतीजा साइंस का नतीजा नहीं होगा। मैं ये कह दूं कि चाँद पर बुढ़िया बैठी है और वो चरखा कात रही है, राइट? तो ये साइंस का सवाल है, क्योंकि इसको प्रूव और डिस्प्रूव किया जा सकता है। मैं जाऊंगा, मैं वहाँ देखूंगा कोई बुढ़िया है या नहीं है, और फिर वापस लौट के तरीका बताऊंगा कैसे पहुंचा, कैसे देखा, वापस आया, लिखा मैंने, फिर साइंटिस्ट ने उसको टेस्ट किया जो मेरे एरिया में काम करते हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि चांद के ऊपर एक बुढ़िया है, चरखा काटती है, लेकिन अगर वहां कोई जाए तो गायब हो जाएगी, तो ये साइंस का सवाल नहीं रहा, क्योंकि इसे डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो साइंस की सबसे बड़ी जो परिभाषा है, जो चार्ल्स कूपर देते हैं, वो यही है कि जहां डिस्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी हो, जहां ये बात निहित हो आपके दावे में कि उसको गलत ठहराया जा सकता है टेस्ट करके, वही साइंस है। पर यह साइंस की परिभाषा आसान नहीं थी। तो साइंस का मिथक से आपने बिल्कुल बुनियादी रिश्ता, वो जो बुढ़िया चरखा काट रही है चांद पर, वो मिथक, और साइंस उसको पूरी तरह से निरस्त कर सकता है। ये साइंस की ताकत है। हम जिस समाज में हैं, मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी, 80s और 90s का जो दौर है, उसमें मुझे लगता था मेरे एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा साइंटिफिक हैं। मेरे आसपास का माहौल ज़्यादा साइंटिफिक है। हम टीवी देखते थे तो उसमें से भी हमें बहुत कुछ जानकारी साइंस की मिलती थी। हम फिक्शन भी साइंस का देख रहे थे उस वक्त, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही थी जिससे हमें रैशनैलिटी, साइंस के साथ साथ तर्क करने की क्षमता भी पैदा हो रही थी, जिससे हम एक कॉजल रिलेशनशिप बना सकें चीज़ों के बीच में। आज के दौर में जब
टीवी खोलते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है जहाँ बच्चे को ये पता चले कि जो दुनिया है वो कैसे है, इस तरह से वो क्यों है। दिन रात का जैसे ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बात आती है तो कुछ पंडित लोग बैठे होते हैं, कुछ ऐसे खास तरह के कपड़े पहन करके लोग, धार्मिक लोग बैठे होते हैं, वो बताते हैं क्या क्या नहीं करना है, अब शकुन हो जाएगा, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं जिससे कि शुभ हो जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। तो ये जो फ़र्क आया है, तो उलटबासी जिसे हम कहते हैं, वापस जाना, ज़रा कुछ पॉपुलर मिथक जो आपने इसमें डील किए हों। आप जो बात कह रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये सिर्फ आपकी चिंता नहीं है। मैंने पीसी रे को भी इसमें कोट किया है किताब के अंदर कि एग्जैक्टली यही चिंता उनकी थी। अच्छा। और उन्होंने ये कहा है कि मैं पिछले 40 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और वो जब मैं कहता हूँ कि ग्रहण जो हैं वो छाया की वजह से होते हैं, राहु केतु की वजह से नहीं होते हैं, तो सब सर हिलाते हैं और मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है वैसे ही वो खाना छोड़ देते हैं और बाहर निकलना और पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो ये हमारा समाज का एक ढांचा रहा है, और ये दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में मिथ्स थे, ख़ास तौर से ग्रहण को लेकर के तो बहुत ज़्यादा मिथ्स थे। उनको थोड़ा बहुत उनको टच किया है मैंने, लेकिन इसके पीछे अगर जाएं हम थोड़ा सा, और अभी की पॉलिटिक्स को पे बात करें, तो हमें ये पता लगता है कि जो मिथक रहे हैं वो चाहे अफ्रीका की ट्राइब्स में रहे हों, उनकी जनजातियों में रहे हों, या हमारे देश की जनजातियों में हों, उनके बारे में भी बात की गई है इस किताब में। दुनिया के किसी भी हिस्से में ये एक तरीका था इंसानियत का कि जब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए, और हमें नहीं मालूम कि कब शुरू किए इंसान ने सवाल पूछने, और उनके जवाब कब तलाश करने शुरू किए सिस्टमैटिकली, तो बड़े सवाल ऐसे थे जो बार बार पूछे गए। जैसे आपने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात की, ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार पूछा गया इंसानियत के द्वारा। मानवता ने बार 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 इस सवाल को पूछा और इसके जवाब दिए। तो हमें जवाब अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरह से इसके जवाब मिलते हैं। यानी कहीं चांद को कोई दानव खा लेता है, कहीं चांद और सूरज को क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर होते हुए सारी बुराइयों को देखते हैं इसलिए उनको ढक देता है, कहीं उनके अंदर की आग कम हो जाती है मिथकों में इसलिए वो बुझने लगते हैं, तो वो वहाँ तीर चलाते हैं लोग उसकी तरफ। ये भी है एक मिथक। और ट्राइब्स का एक ट्राइब है जो जिस दिन होता है उस दिन वो आग के जला करके तीर फेंकते हैं चांद पर और सूरज पर, दोनों पर। जब छुप जाते हैं वो, तो वहाँ आग फिर से पैदा हो जाए। अरे भाई। तो इस तरह के मिथक जो हैं ये आपको यहाँ तक ले जाते हैं, इस कंक्लूजन पे ले जाते हैं कि इंसान ने ये मिथक पैदा किए थे एक्सप्लेनेशन के लिए। ये एक्सप्लेनेशंस हैं नेचुरल फिनोमेना के। ये एक्सप्लेनेशन कैसे बदलते हैं? जब समाज बदलना शुरू होता है तो ये एक्सप्लेनेशन बदलना शुरू होते हैं। जैसे ब्रह्मांड की कहानी के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया है इस किताब में। उसमें बड़ी खूबसूरत कहानियाँ हैं, बड़े खूबसूरत मिथक हैं ब्रह्मांड को लेकर के। हमारे वेदों में भी, कुरान, बाइबल, तौरा में भी हैं, और जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके भी मिथक हैं और बड़े खूबसूरत मिथक हैं। और इन सब में आपको ताल्लुक भी दिखाई देता है, यानी कहाँ से जड़ें हैं, बाद के मिथकों में क्या जड़ें हैं और क्या चेंजेस आए हैं, वो सब दिखाई देते हैं आपको। जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वो जटिल होता चला जाता है, कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, वैसे वैसे ये कहानियां भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। जितना ज़्यादा समाज कॉम्प्लेक्स है उतनी ज़्यादा कहानी कॉम्प्लेक्स है। जैसे 7 दिन में बनाना, ये जो कहानी है इसकी जड़ें भी हमको अफ्रीका की कहानियों में दिखाई देती हैं, लेकिन एक भगवान का ताल्लुक नहीं है।
जो शुरुआत की कहानियां हैं, सारे मिथक जो हैं, उसमें एक भगवान नहीं, उसमें भगवान अलग अलग हैं और उनके अपने एरियाज बटे हुए हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि एरियाज मतलब एरिया फिजिकल एरिया बटा हुआ, काम का जोग्राफिकल? एरिया, अच्छा, वो डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। डिपार्टमेंट बदले हुए हैं, उनके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। भगवानों के डिपार्टमेंट पे आना है मुझे आप। हाँ, और एक बड़े मजेदार बात है जो शायद लोगों को नहीं पता है कि मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में ऐसे भी भगवान पैदा हुए जो भगवान औरतों के अफेयर्स के भगवान थे। हैं? यानी वो औरतों का नियंत्रण कैसे होना है, उनका डिपार्टमेंट वो था। अच्छा, वो जनाना मसलों के भगवान थे। जनाना मसलों के भगवान थे सारे के सारे, ओके। कि औरत के साथ किस तरह से सलूक किया जाना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए, वो उसकी देखभाल करते थे मुझे समाज के बहिश्ती अंदर। जेवर याद आ रही है। बहिश्ती से जरूर याद आना चाहिए इस पर। और हमारे यहाँ भी है, जाहिर है, जो मनुस्मृति है उसमें औरतों के बारे में लिखा हुआ है कि उनके क्या लिमिट्स हैं और क्या उनके दायित्व हैं। एक अच्छी नारी का हर धर्म में वर्णन है। हर धर्म में वर्णन। तो ये इतने पहले हो गया था, लेकिन जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आया कि नारी को अलग से ट्रीट करना है, तब तक वो भगवान पैदा नहीं हुआ मिथकों में। एक राजा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये सोचना कि समाज को एक राजा चलाएगा, एक जमींदार चलेगा, वन अथॉरिटी, तब तक एक भगवान का भी तस्वुर नहीं आया मिथकों में। जब ऐसा समाज बन गया कि एक राजा होगा और बाकी प्रजा होगी और उसके मिनिस्टर्स होंगे, तब एक बड़े भगवान का, ब्रह्मा का तस्वुर तब पैदा होता है समाज के अंदर। तो ये सारे सवाल हैं जो इस बात से जुड़े हुए हैं कि रैशनैलिटी कब पैदा होती है। हमारे समाज के अंदर दो तरह के सवाल हैं जो उठते रहे हैं। एक वो जो क्यों से शुरू होते हैं और एक वो जो कैसे से शुरू होते हैं। तो वो प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाले जो सवाल हैं, जो कैसे बताते हैं, ये किताब कैसे बनी, ये छपी कैसे, छपाई क्या होती है, वो जो कैसे का सवाल है, वो आपको साइंस तक ले जाता है, वो कॉजल रिलेशनशिप को, कॉजल रिलेशनशिप तक ले जाता है। और क्यों से पूछे जाने वाले सवाल जो हैं वो साइंस नहीं जवाब देती उनका। मैं जंप करके एक सवाल पे आ जाना चाह रही हूँ यहाँ पर। जरूर। ये क्या मजबूरी है मिथकों की दुनिया की, और हमारी दुनिया मिथकों की दुनिया है। साइंस तो बहुत बात की बात आई है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो मिथकों अगर अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो तो बहुत ही बात की बात है ना। अब इस मिथकों की दुनिया पर क्या प्रेशर है कि वो अपने मिथकों को साइंटिफिक बताने पे तुली रहती है। हमेशा ये देखती हूँ मैं कि हमारा जो सिलसिला है, जो आध्यात्मिक सिलसिला है या जो हमारा धार्मिक मजहबी सिलसिला है, उसमें जो बातें हैं वो बड़ी साइंटिफिक हैं। देखो साइंस भी अब ये कह रहा है, और ये हमारी किताब भी कह रही थी। देखो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे संत या बाबाओं ने या जो भी आलिम लोग हुए हैं, उन्होंने भी यही बात कही। साइंस अब कह रहा है। ये जो लगातार एक मुकाबला है, और लेकिन सबको सबका आग्रह है साइंटिफिकली अपनी बात को प्रूव करने का। ये साइंस की जीत तो है। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि जादू टोने को तो कोई साबित नहीं करना चाहता है कि देखो ये वाला जादू टोना हमारे यहाँ भी है और ये वहाँ भी है, लेकिन सब लोग ये साबित करते हैं, हर धार्मिक ग्रुप ये साबित करना चाहता है कि हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक है। ये जो हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक है, ये बहुत बड़ा छलावा है, और मिथक और ये इसके बीच में बात डोलती रहती है। ये बताइए कि धर्म को साइंटिफिक साबित करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? आस्था है, विश्वास है, यकीन है, उसी पर रहो ना। क्यों साइंस पे आना चाहते हो? क्यों कहना चाहते हो कि ये साइंटिफिक है? या तो साइंस को फिर मान ही लो। तो मानेंगे भी नहीं साइंस को, साइंस के ख़िलाफ़ भी रहेंगे। साइंस ने जो दिया उसका इस्तेमाल गैर साइंटिफिक चीज़ों में भी करेंगे। यानी कि अगर टीवी दिया है या कार दी है तो उससे वो चीज़ें करेंगे जो कि गैर साइंटिफिक हैं या अंधविश्वास को बढ़ाती हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, बेईमानी है, ये इस पर मैं बात करना चाहती हूँ।
देखिए, जो मैं किताब में बात कह रहा हूँ वो थोड़ा सा गहरा, हिस्ट्री में थोड़ा सा गहरा जाना पड़ेगा कि एक ज़माना है जब आप साइंस की कोई भी बात, नई खोज, नई जानकारी हासिल करें तो उसके लिए चर्च के पास या धर्मगुरु के पास जाना पड़ता था, पूछने के लिए कि अब मैं ये बात कह सकता हूँ या नहीं। लेकिन कॉपरनिकस की किताब के बाद से एक बदलाव आना शुरू हो गया। साइंस धीरे धीरे कम से कम धर्म के शिकंजे से आज़ाद हो गई। यानी अब साइंस को जाना नहीं पड़ रहा, धर्म डेमोक्रेसी को आने है। के बाद ये फ़र्क पड़ा ये एक कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा, जी, बदलाव आया, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के पीरियड के बाद जी, साइंस पूरी तरह से कम धर्म से आज़ाद हो गई। किसी साइंटिस्ट को अब अपना पेपर जो है वो किसी धर्मगुरु को नहीं दिखाना होता, पब्लिश करूं या नहीं करूं। ये फ़र्क आया जब से राजशाही ख़त्म हुई, मोनार्की ख़त्म हुई, वो करेक्ट, सिस्टम ख़त्म हुआ। तो अब करेक्ट। वहाँ से कॉपी नहीं जचवानी है अपनी, ना वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। कोई सर्टिफिकेट की जी, जरूरत नहीं है। अब साइंस की प्रॉब्लम ये हुई कि उसने जिंदगी के बदलाव में और समाज के बदलाव में इतना तहलका मचा दिया पिछले 100 साल में, 20वीं सदी में इतना ज्यादा बड़ा तहलका मचा दिया कि अब साइंस के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। किसी इंडिविजुअल की, किसी कोई एक बिल्कुल रिमोट कॉर्नर में, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल गांव से आया हुआ आदमी जो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं जानता, उस तक 89 में एड्स का शब्द पहुंच चुका था हमारे देश के अंदर। जी, 5% लोग ऐसे थे जिनके पास एड्स का शब्द पहुंच चुका था। एड्स एक तो अंग्रेजी की टर्म, उसके ऊपर से वो एक्रोनाइम, यानी वो शॉर्ट फॉर्म है एक बीमारी की, और उसका इतनी तेजी से लोगों तक पहुंच जाने का मतलब ये है कि साइंस के बिना काम नहीं चल रहा आपका। लोगों की जानकारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो ऐसे में धर्म गुरुओं को अगर अपना राजपाट बचाना था, अगर उनको, जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना था, उनके लिए यह जरूरी हो गया कि अब वो बजाय इसके कि वो साइंस को सर्टिफिकेट दें, उन्हें अब साइंस से सर्टिफिकेट चाहिए था। तो उन्होंने अपने शास्त्रों में, अपनी किताबों में, अपने मजहब में तलाश करना शुरू किया, अच्छा ये सेंटेंस जो है, ये एक वाक्य जो है, ये कुछ साइंस के में जो साइंटिस्ट ने कहा उससे मिलता जुलता है। आसपास का है। बिना ये सोचे हुए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि साइंस में कैसे आप उस नतीजे तक पहुंचे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां नतीजे की जरूरत ही नहीं है, कैसे आप पहुंचे ये बताना ही नहीं है। हमने कह दिया कि ब्रह्मांड जो है वो अथाह है, साइंस भी आज कह रही है कि अथाह है, बस इतना ही काफी। आप कैसे नतीजे पर पहुंचे थे, आपके शास्त्र में कैसे नतीजे पर पहुंचे थे कि ये अथाह है, नहीं मालूम। जमीन चपटी है या गोल है, ये नतीजे पर कैसे पहुंचे नहीं मालूम। तो यहां से सर्टिफिकेट निकालना शुरू किया, एक एक सेंटेंस निकाल निकाल के लोगों ने, और फिर वो क्लेम करने लगे कि ये हमारे यहाँ तो सारी नॉलेज है, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, मौजूद है। मेरा जवाब ये है कि किसी भी एक किताब में कोई क्लेम नहीं कर सकता, या 4 किताबों में या 10 किताबों में या 1000 किताबों में भी सारी नॉलेज हो सकती है। मेरी जो किताब है इसमें भी सारी नॉलेज नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको मैंने डील नहीं किया। तो सारी नॉलेज तो किसी किताब में हो ही नहीं सकती, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो साइंटिफिक हो। सवाल ये है कि आज धर्म जो है वो सर्टिफिकेट लेने क्यों जा रहा है, जो आपने पूछा, और वो बहुत अहम सवाल है कि क्यों जा रहा है। इसलिए कि लेजिटिमेसी चाहिए। उस लेजिटिमेसी के बिना कि ये साइंटिफिक हैं हम भी, आज आम इंसान को बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया। आपके लिए अगर उसको जबरदस्ती उसे राजनीति में घुसाना है तो ये कहना पड़ेगा कि हमारा धर्म साइंटिफिक है। ये तो साइंस की ही जीत है। कुछ सवालों का जवाब आप अध्यात्म में ढूंढ सकते हैं, आप अपनी मोरालिटी में ढूंढ सकते हैं, आप अपने शास्त्रों में ढूंढ सकते हैं,
लेकिन वो कुछ सवाल हैं जो साइंस से अलग सवाल हैं। जी, ज़ाहिर है जो मोरालिटी और एथिक्स का सवाल है, साइंस इज़ फ्री ऑफ द दीज़ वैल्यूज़, ठीक है? वो आप साइंस तो आपको कॉज़ल रिलेशनशिप बताता है। टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करके एक हथियार, औज़ार बना के देती है। उसका इस्तेमाल आप अच्छे के लिए करते हैं या बुरे के लिए, ये आपके दिमाग के फितूर के ऊपर है। ये आपकी परवरिश के ऊपर है, हाँ, आपके वैल्यू सोच सिस्टम के पर है। ऊपर है, हाँ, आपके सामाजिक सोच के हाँ, ऊपर है हाँ। और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यस, क्या यस, किस चीज़ को आप ज़्यादा यस। अहम समझते हैं किसी एक वक़्त के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइंस को कैसे इस्तेमाल बिल्कुल। करेंगे। उसी साइंस को पूँजीवादी ताकतें जनता के विरुद्ध इस्तेमाल करती हैं, उसी साइंस को कोई ऐसा राष्ट्र राज होगा जो सबके लिए काम कर रहा होगा, वो सबको उसी तरह से उसका परोपकारी यहाँ पर एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि साइंस में और टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, जी, बिल्कुल। हमें समझना चाहिए। साइंस नॉलेज है, जी, साइंस वैल्यू फ्री है। उसका इस्तेमाल नॉलेज बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए किया जा सकता है। जब हम टेक्नोलॉजी में एंटर होते हैं तो उसका इस्तेमाल फिर बुरी चीज़ की तरह से भी किया जा सकता है, अच्छी तरह से भी किया जा सकता है। मैंने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दी है सिंपल, 2 एक और भी हैं एग्ज़ाम्पल, जिसमें ये कहता हूँ मैं कि भई उसामा बिन लादेन को हम कैसे जानते हैं? हमने उससे मुलाकात तो की नहीं है। बिल्कुल। हम तक तो उसकी शक्ल टेलीविज़न के ही थ्रू पहुँची ना, जहाँ सैटेलाइट भी था, जहाँ बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी थी। लेकिन वही आदमी टेलीविज़न को अफ़गानिस्तान में बैन भी कर रहा था। बिल्कुल। वो इस्तेमाल भी कर रहा था और बैन भी कर रहा था। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखाई देता है जब राजनीति में घुस जाता है धर्म तब। तो ये सर, ये बात तो बिल्कुल हर जगह के लिए है। हमारे मौलाना हज़रात हमें साइंस की तरफ बढ़ने के लिए रोकते हैं। साइंस की मान्यताओं को, जो भी साबित की हुई मान्यताएँ हैं, उसमें यकीन करने से भी रोकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी-बड़ी गाड़ियों में वही चल रहे होते हैं, ठीक है? और वो साइंस की देन होती हैं, बिल्कुल। है ना? पेसमेकर भी उनके लगा होता है, हाँ। ठीक है? और भी जो मेडिकल साइंस के फ़ायदे हैं वो उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए अपनी बच्चियों को और बच्चों को वहाँ भेजो, तो नहीं, नहीं, ये तो खुदा की खिदमत में के लिए हैं और ज़िंदगी में हमें अपने लिए जन्नत नहीं बनानी है, जन्नत वहाँ के लिए बनानी है। तो वो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी, जिस पर उनका बस चलता है, क्योंकि बाकियों पर तो उनका बस नहीं चलता है। जिसको साइंटिस्ट बनना है, गौहर रज़ा साइंटिस्ट बन जाएंगे जहाँ पर एजुकेशन आ गई है। लेकिन जहाँ नहीं आई है, उस तबके को वो अपने चंगुल में रखने के लिए वो लगातार ये कहेंगे साइंस गैर ज़रूरी है। और ये कहते हुए भी वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, सब करते हैं। सही बात। ये जो बुनियादी बेईमानी है सामने की, ये हमारे लोगों को क्यों नहीं दिखती है? क्या वजह है कि ये पूरा खित्ता, पूरा सब कॉन्टिनेंट, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह वगैरह, ये धर्म से की दी हुई घावों को इसमें अभी तक म्यांमार और म्यांमार पूरा वो पूरा पूरा जी, और पूरा ऐड कर लें, वरना वो बिल्कुल। धर्म से फ़ौरन रिलेट कर दिया हाँ, जाता हाँ। है कि मुसलमान ही सबसे पीछे हैं। नहीं, 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 हमने हम उसमें हमारे कोई पीछे पूरे और आगे नहीं है। इस पूरे खित्ते ने सुई का इजाद नहीं किया, सुई बना भी नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया, वो बहुत बड़े टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के वो थे, मैन्युफैक्चरर थे। तो उनसे बात होने लगी कि भारत में माहौल कैसा है और ईज़ ऑफ बिज़नेस क्या है और हमने कितनी तरक्की की है। तो उन्होंने कहा सारी मशीनें हम जर्मनी से लेते हैं या चाइना से लेते हैं, और उनको ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें वहीं से करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि हम उन मशीनों के पुर्ज़ों को ठीक कर सकें, उनमें तेल पानी कर सकें, तो वो भी नहीं है। तो हम अभी तक इतनी बड़ी मानवता यहाँ इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जमा है, लेकिन इसके लिए जो कपड़ा बनता है, वो कपड़े के लिए भी हम वहाँ की मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भारत समेत, जो भारत पूरे इलाके का बड़ा भाई है। तो ये तो सिचुएशन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये इसका जवाब साइंस नहीं दे सकती। इसका जवाब तो पॉलिटिक्स को ही देना होगा, इकोनॉमिक्स को ही देना होगा कि क्या चक्कर है। साइंस ये बता सकती है कि आप अगर अपने यहाँ इतने लोगों को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैन पावर जनरेट करेंगे मुल्क के अंदर, तो फिर इन परेशानियों का हल तलाश किया जा सकता है। हमने बड़े-बड़े काम किए हैं जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन मौजूद है। हम चाँद तक पहुँचे हैं। अगर चाँद तक पहुँचे हैं तो फिर एक छोटी सी चीज़ कैंची अच्छी बनाना या सुई बनाना, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है। तो इसका जवाब साइंस नहीं दे सकती है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, राजनीति की प्रॉब्लम है,
जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस सवाल का जवाब कहीं और तलाश करना पड़ेगा। कम से कम इस किताब में मैंने उसको डील नहीं किया है, राजनीति को उस तरह से। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि समाज के अंदर जब तक, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि ये सारे सवाल जो आपने अभी पूछा, वो सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर हम बेहतर भी नहीं हो पाएंगे। हम अगर अपने पास्ट के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, प्रेजेंट के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर हम बेहतर भी नहीं हो सकते। क्योंकि सवाल पूछने के बाद ही हम उसका जवाब तलाश कर सकते हैं। अगर सवाल पूछना ही कोई समाज बंद कर दे, जिसकी बहुत कोशिश की जा रही है, पिछले 10 साल में बहुत कोशिश की गई है कि सवाल पूछना बंद कर दे ये समाज, जिस तरह से मीडिया के ऊपर नियंत्रण किया गया है कि मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है, और ख़ासतौर से पावर्स से तो सवाल पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो वो साइंस को तो बहुत बड़ा धक्का होगा। इस बीच में साइंस के साथ जो कुछ खिलवाड़ हुआ वो भी हमारे सामने है, लेकिन इन सब का जवाब साइंस नहीं दे सकती। साइंस आपको ये बता सकती है कि इस रास्ते पर चलोगे तो तरक्की करोगे, और इस रास्ते पर चलोगे तो अंधकार ही अंधकार है। हमारे पास उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हमारे पास अफ्रीका में मौजूद हैं, लैटिन अमेरिका में मौजूद हैं, हमारे पास अरब कंट्रीज़ मौजूद हैं, हमारे पास म्यांमार मौजूद है, हमारे पास श्रीलंका मौजूद है, हमारे पास नेपाल मौजूद है। ये सारे देश मौजूद हैं जो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया, इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर मजबूत रहा इन और देशों उससे के हम कुछ मामले में। बेहतर हैं। हम बेहतर रहे, और उसकी वजह यही थी कि हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्पर पे डिबेट हुई। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव आया। आज भी लगभग मेरे सर्वे के मुताबिक 80% लोग जो हैं वो साइंटिस्ट की इज्जत करते हैं, साइंस की इज्जत करते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी इज्जत करता है साइंस की और साइंटिस्ट की बनिस्बत किसी और के। नहीं, आजकल तो बाबाओं का समाज के दौर है, बाबाओं की इज्जत है। आप देखिए उनके पंडाल कितने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। उनके पंडाल बड़े हुए हैं इस बीच में, और अगर एक बाबा, मैं वैसे ही खेल खेल में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा था, जो टॉप के बाबा हैं, अगर उनकी सारी संपत्ति ले ली जाए, एक बाबा की बात कर रहा हूं जिनकी बिलियन डॉलर्स में है संपत्ति, उनकी एक की संपत्ति ले ली जाए तो इस देश के हर बच्चे को न सिर्फ फ्री एजुकेशन दी जा सकती है, बल्कि उसको 28,000 रुपए का स्कॉलरशिप साल का दिया जा सकता है। हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं ये साइंस नहीं बता सकती। हम पैसा यहाँ लगा रहे हैं, हम देश का पैसा वहां लगा रहे हैं, जिससे कि तरक्की नहीं हो सकती, जिससे कि अंधकार का रास्ता। आपने कहा पिछले 10 सालों में हमने किताबों के अंदर से बहुत ज़रूरी मवाद हटते हुए देखा है और गैर ज़रूरी चीज़ें डलते हुए देखी हैं। साइंस के हवाले से बताइए कि क्या नुकसान किया गया है पिछले 10 सालों में राजनीति को चमकाए रखने के लिए। साइंस में बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक तो एवोल्यूशन हटाया गया 10वीं क्लास की जमात की किताब से। दूसरे जो पीरियोडिक टेबल है वो हटा दी गई, और तीसरे जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं उसको, वो हटा दी गई। ये 3 चीज़ें हटा दी गई। हम इन 3 चीज़ों पे नज़र डालते हैं कि क्यों हटाई गई। ऐसा लगता है कि बोझ कम करने के लिए ठीक है हटा दिया, कोई बात नहीं। हाँ, पाइथागोरस में जो 12वें लोग में बच्चे पढ़ाएंगे, उलझते थे उनको भी लगता है अच्छा ही हुआ हम हमारे दौर में ही हट जाता, हट जाता तो सारे शायद बोझ कम हो बोझ जाता। कम हो जाता। एवोल्यूशन की थ्योरी का सीधा ताल्लुक हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम के साथ है। हैं? कास्ट सिस्टम के ऊपर बड़ा प्रहार होता है एवोल्यूशन की थ्योरी से। हमें मालूम होता है डीएनए से कि कौन कहाँ से आया है, किस तरह से माइग्रेशन हुआ है, किसकी जड़ें कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं, तो आपको हटाना ज़रूरी है। अब आते हैं टेबल के ऊपर, जो पीरियोडिक टेबल आपको क्या बता रही है कि ये ब्रह्मांड जो है 1, 2, 4 एलिमेंट्स से नहीं बना है, बल्कि एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर
डिसाइड होता है कि इसके केंद्र में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर से एलिमेंट डिसाइड होता है। तो अगर शास्त्र ये कह रहे हैं कि 4 तत्वों से बना है सब कुछ, और बाबा ये कह रहे हैं कि सब कुछ 4 तत्वों से बना है, या 4 भूत हैं या 5 भूत हैं, उनसे सब कुछ बना है, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको हटाना ज़रूरी हो जाएगी। पाइथागोरन थ्योरम को आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले बता दी गई थी, तो उसे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा तो यही सिखा रहे हैं बाहर। तो बाबाओं के साथ अलाइन करने के लिए आपको ये बदलना ज़रूरी हो गया समाज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलवियों के लिए पाकिस्तान में डिज़ाइन किया गया। जो मौलवी बाहर कह रहे हैं वही क्लास में अंदर पढ़ाया जाए, कोई टकराव ना होने पाए किसी सूरत से, इसलिए ये साइंस से हटाया जा रहा है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी स्टैंडिंग जो इस वक्त बाकी सारे पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में दुनिया में एक साख बनी है कि यहाँ का साइंटिस्ट बेहतरीन पैदा होता है और वो बाहर जा कर के तो बेहतरीन काम कर ही लेता है, यहाँ कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बेहतरीन साइंस करता है। ये साख ख़त्म हो जाएगी दुनिया में। देश के अंदर जो साइंस के साथ होगा और टेक्नोलॉजी के साथ होगा वो तो अलग बात है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वाइट रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को 40 साल लगे उससे बाहर, अभी भी आया नहीं है। जो उसने अपने साथ ये अपने को खुद आघात जो दिए थे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जो हैं पाकिस्तान की, अभी भी वो बाहर आया नहीं, लेकिन समझ आ गया वहाँ के लोगों को। अब हम पाकिस्तान बनने चले हैं। हमारे पास टेम्पलेट है, रास्ता वो चुनोगे तो मंजिल भी वही होगी। अगर रास्ता वो चुन लिया है और हमने रास्ता नहीं बदला जल्दी से जल्दी, सरकारी किताबों से, एनसीईआरटी से ये चीज़ें हटा दी गई हैं। बाकी के जो सिस्टम, क्योंकि भारत में अमीरों के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की, तो जो अमीरों के लिए जो बैकलॉरिएट वगैरह है, आईसीएसई है वगैरह वगैरह, क्या वहाँ से भी ये हट गया है? वो नहीं हटाई जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ हम 2 तरह के नागरिक बना रहे हैं। बिल्कुल। एक वो नागरिक जो ग्लोबल अपने तैयारी कर रहा है ग्लोबल दुनिया में जीतने की, और एक वो नागरिक जिसको एक तरह से अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है और वो उसको बाबाओं के चंगुल में फंसाए रखने के लिए कि उसके ना सपने बड़े हों, ना वो कोई कहीं बड़ी जगह के काबिल बने, और इसलिए वो यहीं पर रह जाए। और कम से कम साइंस तो बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि सवाल उठाना सिखाती है। वो बाबाओं पे भी सवाल उठाएगा। जैसे ही उसको साइंस आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो बाबाओं पे भी उठाएगा सवाल। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि उनके पास जब आज़ाद हुए, वो तो मिडिल क्लास तो थी, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर नहीं था एजुकेशन का। हमने अपने यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया, जहाँ साइंस पढ़ाई जा रही थी, जहाँ अच्छा ज्ञान दिया जा रहा था। हमने अपने यहाँ एनसीईआरटी खड़ी कर दी, जिसने बहुत अच्छी किताबें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताबें तैयार की। पाकिस्तान के पास ये नहीं था। उन्होंने क्या किया? अपने मिडिल क्लास को उन्होंने बाहर भेज के पढ़ाया, अपने बच्चों को। अपने यहाँ नहीं पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया अपने यहाँ, लेकिन बाकी सब के लिए उन्होंने 3rd रेट मदरसे कायम कर दिए। वो उसको भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। एक वो जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, जहां आपके बच्चे बहुत महंगी फीस दे करके पढ़ेंगे और वो बाहर जाएंगे और बाहर भी compete करेंगे और देश भी चलाएंगे। उनका ज्ञान दुनिया के बराबर का ज्ञान होगा जो सारी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में बच्चा पढ़ रहा है, वही वो पढ़ रहे हैं। और यही इसी भारत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकारी सिस्टम से पढ़ रहे होंगे, वो ये पढ़ रहे होंगे जिसमें जो हमारे यहाँ पूरा अंधविश्वास, मिथक और बाबा गर्दी जिसे हम कह सकते हैं, हर धर्म की, कोई एक धर्म नहीं, इसमें सभी धर्म हैं। क्योंकि सभी धर्म में इसलिए आपसे कह रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं एक ज़माने में मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मुरली मनोहर जोशी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, और ये NCPUL कर रहा था। तो वहाँ पर जब हमने NCERT की साइंस की किताबें और सोशल साइंस की किताबों को ट्रांसलेट करवाना शुरू किया, तो उसमें हमने एक तो उर्दू में किताबें बन रही थी, तो उर्दू का एक्सपर्ट बिठाया, एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, जैसे ज्योग्राफी की किताब है तो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट होगा, और कोशिश हम करते थे कि वो भी मुसलमान हो तो थोड़ा
फ़ायदा ये रहेगा कि लैंग्वेज में आसानी हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में। और एक जो एक्सपर्ट होता था सब्जेक्ट का वो होता था। जैसे ही इवोल्यूशन का मसला आया वहाँ पर मौलाना हजरात ने कह दिया ये तो हम नहीं पढ़ाएंगे नहीं। हाँ हम बंदर कभी नहीं थे, हम तो हमेशा से महज़ब थे, तो ये वाला मसला आ गया। हजरत आदम की हाँ औलाद हैं। हाँ तो वो मसला आ गया, टकराए। तो उसमें हमें बहुत मसला पैदा हुआ। लेकिन अब ये चीज़ जो हमें ये लगता था कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कम से कम उनको तो सही ज्ञान मिल रहा है, तो अब स्कूलों में पढ़ने वालों के पास ये मदरसा लेवल का ज्ञान जा रहा है। एग्जैक्टली हम अपने को वो टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने हमें दी है उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अब बाबा अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर कमिटीज में मौजूद हैं, ऑफिशियली कमिटीज में मौजूद हैं। वाह। तो फिर मतलब बोल किस तरफ जाएगा, इसी तरफ जाएगा। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अपनी बात को, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अगर आपका रास्ता वो है जो पाकिस्तान का रास्ता था, तो मंजिल भी वही होगी, आप भी वैसे ही समाज पैदा कर रहे होंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से कि ये नहीं करना हमें, बजाय इसके कि यही करना है। तो सवाल ये है कि अगर साइंटिफिकली टेम्पर्ड सोसाइटी बनानी है आपको, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है आपको जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तो फिर आपको साइंस की बात करनी पड़ेगी, आपको सवाल उठाना पड़ेगा। और मेरा सारा एफर्ट इसी एक डायरेक्शन में है। मैं ये समझता हूँ कि हर धर्म के अंदर, जो बात मैंने इसमें कही है लगातार, हर धर्म के अंदर रैशनैलिटी का एक पुट होता है, अंडर करेंट होता है। हर सभ्यता के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट होते हैं जो आपको ले जाते हैं रैशनैलिटी की तरफ। वो चाहे बुद्धा हो और उनकी मशहूर कोटेशन हो कि किसी बात को मत मानो जब क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कहा है या शास्त्रों में पढ़ी है या ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं, बल्कि उसे अपनी सोच की कसौटी पर कसो और जब उसे ग्रहण कर लो तो फिर उसे इंसानियत की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। यहाँ से लेकर के वेदास में एक जगह बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जो ये कहता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसको सवाल उठाता है। और फिर वो कहता है कि किसी को पता नहीं, क्योंकि देव भी बाद में पैदा हुए हैं। एक ऐसा वक्त था जब न मौत थी न जिंदगी थी, न वक्त था न वक्त था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कहते कहते यहाँ आता है कि शायद जिसने रचा है इस ब्रह्मांड को उसे पता हो, और आखिर में कहता है शायद उसे भी पता ना हो। ये रैशनैलिटी है, ये वेद, मैं ऋग्वेद को कोट कर रहा हूं। वाह। तो ये खूबसूरती मौजूद है हर सभ्यता के अंदर, कोई खास बात नहीं कि वेद में ये मौजूद है। मैं एक्सपेक्ट करता था, मुझे मिल गई है, लेकिन ये वेद में मौजूद है। ये हर सभ्यता के अंदर, चाइनीज सभ्यता में मौजूद है, ये मेसोपोटामिया में मौजूद है, ये रोमन सिविलाइजेशन में, ग्रीक सिविलाइजेशन में मौजूद है ये रैशनैलिटी। और इसी वजह से इंसान उस रास्ते पर चल पाया जो हमें आधुनिक साइंस की तरफ ले गई, आधुनिक विज्ञान की तरफ ले गई। बहुत दिलचस्प मोड़ पे हैं हम लोग। ये बताइए कि और किस किस तरह धर्म से हमें साइंटिफिक होने की सपोर्ट मिलती है, यानी कि हमारे धार्मिक जो हमारे पास जो भी ट्रेडिशन मौजूद है उसमें लिखत पढ़त का भी होगा, उसमें श्रव्य का भी होगा, उसमें हमें साइंस को सपोर्ट कैसे मिलता है? हमें साइंस को सपोर्ट ऐसे मिलता है कि इंसान, वही बात है कि क्यों भी मौजूद हैं सवाल हमारे शास्त्रों में और कैसे भी मौजूद हैं। जब जब कैसे का सवाल आता है तो हमारे शास्त्र, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी सभ्यता के हों, वो कैसे की तरफ जब लेकर के जाते हैं तो फिर इधर का हिस्सा टूटना शुरू होता है, इधर खामोशी छाती है। कैसे पर? क्यों पर खामोशी छाने लगती। अच्छा, क्यों पर? क्यों से जो जवाब निकल रहे हैं उनके ऊपर कोई उदाहरण खामोशी देके है। बताइए। मैंने अभी आपको बताया है कि दो उदाहरण तो यही हैं कि बुद्धा कह रहे हैं कि यकीन ही मत करो उन बातों पर जो समाज से तुमको मिल रही, जब तक तुम्हारी अकल नहीं कहती कि ये सही है और सही नतीजे पर पहुंचे हो तुम।
छान फरक के। और ये सिर्फ उसमें नहीं, इस्लाम में मौजूद है, और इस्लाम ने इसीलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक पीरियड में किया है साइंस की तरफ। हमें मालूम है अल हसन पहला वो साइंटिस्ट है जिसे बहरहाल छुप के रहना पड़ा, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी, लेकिन वो पहली बार साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करता है। और वो ये कहता है बड़ी खूबसूरती के साथ कि जब तुम कोई दावा करो तो उस दावे के दुश्मन बन जाओ और उस पर हर तरफ से हमला करो। वाह कितनी खूबसूरत बात वाह कह रहा वाह। है डिफाइन करने के लिए। उस पर हर तरफ से हमला करो, और जब ये यकीन हो जाए कि तुम सही हो, तब उसको साइंटिफिक दावा समझो। ये वो आदमी है जो पहली बार ये दावा करता है कि हमारी आंखों से रोशनी की किरणें नहीं निकलती, बल्कि रोशनी बाहर है, वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। और अजीब आदमी है जो ये कह रहा है कि दिखाई हमें आंखों से नहीं देता, हमें दिमाग से दिखाई देता है। ये पहला शख्स है, और ये मुसलमान है, यकीन रखता है। तो मजहब के अंदर अंडर करेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से मारागा में जो लेबोरेटरी पूरी बनती है और जिससे ब्रह्मांड के इस नतीजे तक वो पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट कि धरती जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जिसके डेटा को बाद में इस्तेमाल करते हैं कॉपरनिकस। ये कहानियाँ हैं, ये समाज में बदलाव हैं। लेकिन अगर मज़हब के अंदर खुद रैशनैलिटी का एक अंडर करंट नहीं मौजूद होता तो ये लोग काम नहीं कर सकते थे। ये कैसे करते काम? इवन जो हम लोग कैमरे पे बात कर रहे हैं, ये कैमरा भी वहीं से आया है, अरेबिक लफ्ज़ कमरे से ही बना है कैमरा, और वहीं से ईजाद हुआ है। अब यहाँ पर बहुत आपने गौतम बुद्ध का जो बेसिक टेनेट है सवाल करने का, उस पर आपने कहा, और हम जो ईस्ट है, जो ये है पूरब है, पूरब के पूरे गुरु शिष्य परंपरा को इस तरह जानते हैं कि यहाँ सम्मान किया जाता है। जो गुरु ने कहा, जो बुज़ुर्गों ने कहा, उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाता। जबकि यूरोपियन ट्रेडिशन इसका उल्टा है। वहाँ अपने मतलब गुरु और शिष्य के बीच में ये बड़ा इस्टेब्लिश रिलेशन है कि सोक्रेटिस को उनका गुरु शिष्य कंट्राडिक्ट करेगा और उनके शिष्य को उनका, ये पूरा प्लूटो अरिस्टोटल तक की सिलसिला हम देखते हैं, बाद में भी देखते हैं। तो ये जो अपने गुरु को आंख बंद करके मान लेने का जो चलन है, ये कब आया? अगर गौतम बुद्ध वो कह रहे हैं उस ज़माने में, तो वो तो बहुत पुरानी बात है। फिर ये कब हम लोग तकलीदी बन गए? आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें आपने जवाब देने की जो कोशिश की है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हर एक सभ्यता के अंदर ये सिखाया गया कि अपने बड़ों को मानो, और तभी आप धर्म या भगवान को मान सकते थे। अगर आप बड़ों का आदर नहीं कर रहे तो फिर आप भगवान का भी आदर नहीं कर रहे। यानी वो ज़रूरी था। जिन जिन सभ्यताओं में जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर संकीर्ण था, वहाँ ज़्यादा ये बात कही गई कि अपने बड़ों को मानना ज़रूरी है और आप बड़ों से सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन इंसान ने कभी ये बात मानी नहीं, हमारी सभ्यता में भी नहीं मानी। इसके बावजूद कि आर्यभट्ट ने, वो पहला शख्स है जो कहता है कि शायद ज़मीन घूम रही है, राइट? उसके पास अभी मेथड नहीं है साइंस का, लेकिन वो इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि शायद धरती घूम रही। पहला शख्स माना जाता है। उसके बाद उसके जो आने वाले हैं सारे के सारे साइंटिस्ट, जिनका बड़ा नाम है हमारी सभ्यता में, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके शिष्य, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वो ये कहते हैं कि आर्यभट्ट ने यहाँ गलती कर दी। तो गुरु शिष्य परंपरा में भी हमेशा से मानना आदर के साथ और न मानना आदर के साथ ये रहा है। भारत में भी रहा है, भारत में भी हमेशा से रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर भारत में ना होता हम आगे ही नहीं बढ़ते। हमने बड़े साइंस में भी कंट्रीब्यूशन किए हैं जो सच्चे कंट्रीब्यूशन है, झूठे तो आप
एनसीईआरटी की किताबों में भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सच्चा कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कम नहीं है बताइए उसके हमारी बारे में। सभ्यता का। हमारी सभ्यता में पहले जो आज भी इंडो अरबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, वो दिए दुनिया को। जो नंबर सिस्टम दिया वो आज हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोमन और ग्रीक नंबर सिस्टम्स जो थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ही लिमिटेड भी थे बहुत, है ना? बहुत जटिल थे। वो इतना लंबा लिखना, एक्स आई करके लिखना, वो बहुत मुश्किल था, उसमें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। हमने बहुत उसको आसान बना दिया। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, इस कुछ लोगों का दावा है कि बाहर से आया है, मेसोपोटामिया में आ चुका था, लेकिन उसको एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और बीच में डालना, ये शायद हमारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर हमारे यहाँ बड़ा काम हुआ है, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे यहाँ, जिन्होंने अरब वर्ल्ड में ट्रांसलेशन हुआ, बहुत कुछ हमारे यहाँ से अरबिक में गया, वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ और उसके आगे फिर यूरोप में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक चाइनीज़, इसी तरह से चाइनीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे हमेशा साल में 2 बार ये महसूस होता है, जब ये ईद का चाँद मौलानाओं को नहीं दिख पा रहा होता है या नहीं वो प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हैं, लेकिन जो हिंदू पंचांग सिस्टम है वो उस मामले में ज़्यादा सटीक रहता है। ये बड़ा उन्नत है हमारा सिस्टम, बड़ा हिंदू बहुत पंचांग, बिल्कुल है ना? एक तो सोलर सिस्टम में भी हमारे यहाँ कैलेंडर था, लेकिन जो लूनर सिस्टम है उसके अंदर जो 10 दिन का शिफ्ट किया गया है, वो एक बड़ा इनोवेशन था इंडिया का, बहुत बड़ा इनोवेशन था वो, जी। जिसकी वजह से कैलेंडर हर साल ठीक हो जाता है, जी। वापस लौट के अपनी जगह पे आ जाता है, जी। जबकि यहाँ रोटेशन शुरू हो जाता है। जो तो हमारे पास हमारी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में जो ज्ञान है, जो साइंटिफिकली बहुत एनेबलिंग है और उससे हम बहुत काम ले सकते थे, क्यों ऐसा हुआ कि हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया? हम क्यों अंधविश्वासों में कैसे चले गए? यानी कि इस वक्त हम देखते हैं हमारे नेता भी बाबाओं के आगे, जो अपराधी भी हैं बाबा, उनके आगे नतमस्तक हैं, बजाय इसके कि जो भारत का अपना साइंस है उसको आगे बढ़ाने के। ये बिल्कुल गलत चीज़ों में कैसे ये समाज को ले जा रहे हैं? क्यों हमें, मतलब क्या चीज़ हमें रोक रही है अपने साइंस को आगे बढ़ाने से, जो भारतीय परंपरा है? एक तो बात आज की है, तो आज के बारे में बात बाद में करते हैं, पहले हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ। इसमें अल-बरूनी एक बहुत अच्छी बात कहता है, और वो ये कहता है, अल-बरूनी आया था हिंदुस्तान और उसने हिंदुस्तान पे सबसे ऑथेंटिक किताब उसकी मानी जाती है उस पीरियड में, कि यहाँ क्या चल रहा है, उसको लेकर के अल-बरूनी अपनी किताब में कहता है कि यहाँ के जो विद्वान हैं उन्होंने ये यकीन कर लिया है कि अब उन्हें दुनिया से कुछ नहीं सीखना, उन्हें सारा ज्ञान आता है। और वो उसके आगे लिखता है कि यही इस सभ्यता के पतन का कारण बनेगा, ओहो! और उसकी प्रोफेसी सही साबित होती है। उस वक्त उसने ये ट्रेंड महसूस कर लिया था भारत में। उसने ये ट्रेंड महसूस किया, इसके ऊपर लिखा। गजब। उसने संस्कृत सीखी, उसने यहाँ जिक्र किया है आर्यभट्ट के इस बात का कि उसने कहा है कि शायद ज़मीन घूमती है। उसने मैथमेटिक्स इंडिया की सीखी, यहाँ की, और वो लेके गया, उसने ट्रांसलेशंस किए। वो आदमी ये कह रहा था कि यहाँ एरोगेंस है, एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आ गई है इनके अंदर, जो इनके पतन का कारण होगी। और मैं समझता हूँ कि वही पतन का कारण हुई। लेकिन उसके साथ साथ हमारा कास्ट सिस्टम जो था वो इतना ज़्यादा जटिल होता चला गया और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया, मजबूत होता चला गया, कि उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। कैसे? जो लोग हाथ से काम नहीं कर रहे थे, जिनको रियलिटी का अंदाजा प्रैक्टिकल नहीं नॉलेज था, नहीं थी जिनके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज खत्म होती जा रही थी, वो अपने ही जाल में फंसते चले गए। और जो एक ट्रेडिशन था कि अपनी किताब जो लिखनी है आपको, वो पोइट्री में लिखनी है, संस्कृत में लिखनी है, इसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी आम जनता का एक्सपीरियंस जो आ रहा था उसको
साइंस के उद्धार के लिए, उसको साइंस को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया, करना छोड़ दिया। उसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान पहुंचा है। कास्ट सिस्टम की अनटचेबिलिटी ने और बहुत काफ़ी कैसे? गड़बड़ करी। यही कि आम जनता जो कुछ बना रहा है, जो टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है, टेक्नोलॉजी से सीधे डील कर रहा है, जो उसके लॉज को समझ सकता था, वो साइंस से वो दूर है, अलग हो गया, उसकी थ्योरी से दूर है, वो थ्योरी से दूर हो गया। हाँ, ये इन बहुत दोनों बुनियादी में बात आप कह रहे हैं। इन दोनों में बिल्कुल डिसजंक्चर हो गया, इन दोनों का रिश्ता ही आपस में टूट गया। पिछले एक बनाने पॉडकास्ट वाले में की इज्जत ही नहीं थी हमारे यहाँ। हो हमारे यहाँ बनाने वाले की, गाने वाले की, हमारे यहाँ आर्टिस्ट की इज्जत ही खत्म हो गई इस मुल्क के अंदर। ये उसी सिलसिले में है, जब हम पिछली बार एक शो कर रहे थे तो उसमें भी जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ये बात कही कि भारत गुलाम ही इसलिए हुआ, पिछड़ा ही इसलिए कि कास्ट सिस्टम थी। जो लोग हाथ से काम कर रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, तामीर कर रहे थे, सृजन कर रहे थे, मूर्त रूप दे रहे थे, मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से, हर चीज़ से, उनको इज्जत नहीं मिली। लोहे में इतना काम हाँ, हुआ। जो सारा मेटलर्जिकल नॉलेज था जिनके पास था, उनके पास थ्योरी नहीं थी और उनको पढ़ने लिखने से दूर रखा गया। काश वो पढ़ भी रहे होते और कर भी रहे होते तो मिक्स हो करके हमें उसी तरह के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट मिल जाते। ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत का। और आज हम उसी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आज के बारे में पूछने की कोशिश की थी, आज हम उसी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की आम जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को फायदा हो सके। जो कास्ट सिस्टम को के ऊपर सबसे बड़ा हमला था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब 4000 साल की हिस्ट्री में इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ कास्ट सिस्टम के ऊपर, जितना बड़ा हमला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है उसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि आप आगे नहीं आने देंगे दलितों को, आप गरीब आदमी को आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो पढ़ ही नहीं सकते। तो वापस धकेलने की कोशिश है उस अंधकार में, जिस अंधकार से निकलने में हमें सदियां लग गई। गरीब आदमी की एक जद्दोजहद तो ये है कि उसको शिक्षा मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो शिक्षा दी जा रही है उसको भी इतना कमतर कर दिया गया है, गैर साइंसी कर दिया गया है, इतना विज्ञान विरोधी कर दिया गया है कि वो मिल भी जाए तो किस काम की। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा कि आम इंसान, आम भारतीय के लिए जो शिक्षा है एक तो है नहीं, और किसी तरह अगर मिल भी रही है तो उसके साथ ये हो रहा है। तो इसमें एक बोलबाला किसका होगा? इसमें तो धर्म का भी भला नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म की सारी अच्छी बातें बाहर नहीं आ पाएंगी। जो धर्म से जुड़ी हुई जो नॉलेज सिस्टम है वो भी आगे नहीं आ पाएगा। तो इससे जो भारत का पुराना सांस्कृतिक जो असासा है वो डिफंक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एंटी साइंस फोर्सेस होते हैं समाज के अंदर, वो इस हद तक चले जाते हैं कि गलीलियो को नजरबंद करते हैं, सर 21वीं शताब्दी को में कत्ल करते हैं। और हमारे यहाँ भारत में 21वीं शताब्दी में साइंस की बात करने वाले, आधुनिक रैशनल तर्कों की बात करने वालों को मार दिया गया। दाभोलकर, पंसारे और दूसरे लोग। 12 लोग पाकिस्तान में मारे गए, 12 लोग पाकिस्तान में मारे गए, 12 लोग बांग्लादेश में मारे गए, 4 हमारे यहाँ शहीद हुए। तो अगर कोई इस हद तक जा रहा है कि वो किसी का कत्ल कर दे साइंस का प्रसार प्रचार करने के वजह से, तो कहीं ना कहीं ये पावर बैलेंस को चैलेंज कर रही है साइंस। पावर बैलेंस बिगड़ रहा है साइंस की वजह से। इस वजह से एनसीईआरटी आज उस पावर बैलेंस को इंटैक्ट रखने के लिए, मनुस्मृति थोपने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम कितना कुछ कर सकते थे। 140 करोड़ लोग
कितनी संभावनाएं, नौजवानी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में, बिल्कुल। और हम क्या कर सकते थे, मगर हम क्या बन रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को पावर चाहिए उसके लिए, उनके लिए। चलिए तो हम सर दुआ करते हैं मिल के कि ऐसा हो कि ये रिवर्स हो जाए। ये बताइए कि साइंस से प्यार हो तो क्या धर्म को छोड़ना पड़ता है? अगर ऐसा होता तो गलीलियो या कोपरनिकस बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, अलाजान बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता, क्योंकि ये लोग तो धार्मिक लोग थे। तो किस हद तक धर्म के साथ साइंस चल सकता है और कहाँ से रास्ते अलग होते हैं? अगर आपको पर्सनली कुछ सवालों के जवाब चाहिए और वो आपको शास्त्रों में मिल रहे हैं, आपके धर्म में मिल रहे हैं, अध्यात्म में मिल रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं। लेकिन जहां पॉलिटिक्स के साथ आप धर्म को मिला रहे हैं, जहां आपकी ये कोशिश है कि सवालों को बंद कर दिया जाए, समाज में सवाल उठने बंद हो जाएं, वहां से पतन शुरू होता है। वहां पर इंडिविजुअल साइंटिस्ट, वो धार्मिक हो या ना धार्मिक हो, वो अच्छी साइंस कर ही नहीं सकता। अच्छा। साइंस खाली आइवरी टावर्स में नहीं हो सकती। आइवरी टावर्स जरूरी हैं साइंस के लिए, क्योंकि जाहिर है कि वो जो चाहिए चीजें साइंस करने के लिए, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती हैं। उनके लिए एक इंस्टीट्यूट चाहिए, उनके लिए आपको नई आविष्कार करने के लिए एक जगह चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर समाज के अंदर माहौल साइंस के खिलाफ है, तो समाज में कभी अच्छी साइंस नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे पास साइंस की दुनिया के हीरोज भी नहीं हैं। और अच्छा। विडम्बना ये है कि जब हम गरीब थे तब थे हमारे पास हाँ, सीवी रमन सीवी थे, रमन थे, होमी जहांगीर बाबा भाभा थे, थे, बिल्कुल। एसएस भटनागर थे हमारे पास। अब हम साइंस के हीरोज नहीं पैदा कर रहे हैं। अब हम साइंस के हीरोज पैदा नहीं कर रहे। सर ये क्या मानसिकता होती होगी कि आप बहुत बड़ा कोई अभियान शुरू कर रहे हैं साइंस का, सैटेलाइट कहीं भेज रहे हैं, चंद्रयान, मगर ये नारियल क्यों फोड़ते हैं? क्या आप इसमें कोई रैशनल ढूंढ पाते हैं कि नारियल फोड़ा जाए? नहीं, कोई रैशनल नहीं। नारियल फोड़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप नहीं, नारियल बुराई फोड़ना है सर, चाहते हैं, मैंने आज दलित आप वो स्टडीज फोड़ पढ़ी लीजिए। है, मैं बताऊं। नारियल के साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड हैं, या तिरुपति के मंदिर में मॉडल भेजने के साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड हैं, उनके साथ प्रॉब्लम। यस, क्योंकि दलित स्टडीज़ में इसका मैं कैमरे पे क्या बात करूं, मैं दर्शकों से कहूंगी आप ये नारियल फोड़ने की जो परंपरा है इसके बारे में खुद रिसर्च कीजिए, और आपको पता चलेगा कि ये कितनी गैर मानवीय चीज़ों से बनी थी, और ये अभी नारियल पे आ गई है बात, तो वो पता चलेगा। तो ये जो हम नींबू और मिर्च लगाना रफ़ाइल पर, और ये नारियल फोड़ना, या वो दही भी किसी शक्कर, और के बनाए हुए हाँ, जहाज पे। किसी और के बनाए हुए जहाज आपका पर क्या कंट्रीब्यूशन है? मिर्च और नींबू। नहीं, और वहाँ के साइंटिस्ट भी कह रहे होंगे कि भाई ये मिर्च नींबू के बिना एक सही काम कर रहा था, वहाँ जाके मिर्च और नींबू पर डिपेंडेंस क्यों होगी? मतलब ये तो उनके लिए भी एक शर्म की बात है ना, जिन्होंने जहाँ से ये खरीदा गया ये विमान। बिल्कुल। और ये दही और चीनी का जो है ये सरकार करने लगी है। तो ये जो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका कोई हमारी साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ है? वो लोग क्यों आगे आकर के ये नहीं कहते कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहाँ है? तीनों एकेडमीज जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, कई चीज़ों के ऊपर किया है, लेकिन बाई एंड लार्ज आप सही बात कह रही हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी खामोश रहती है, और उसकी वजह यह है कि वो अपनी साइंस करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर सरकार ऐसी हो जो सवालों के ख़िलाफ़ खड़ी हो, जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ खड़ी हो, जो नहीं चाहती हो कि कोई अनईजी सवाल पूछे, तो साइंटिस्ट भी नहीं पूछेंगे। अगर समाज नहीं पूछ रहा है तो साइंटिस्ट भी नहीं ठीक है, पूछेंगे। भारत में रहने वाले साइंटिस्ट ना पूछें। भारत के जो साइंटिस्ट विदेशों में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ उनको खुल करके काम करने का माहौल मिला है।
अभी मैं कोई शो देख रही थी जिसमें ये नासा का कोई वैज्ञानिक कर्मचारी भारत में ये बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ किसी को भी बोलने से रोका नहीं जाता है। जो भी मौलिक विचार आया है किसी के पास, उसकी बड़ी इज्जत है, उसको बोलने दिया जाता है। और यहाँ बोलने ही नहीं देने का ही सारा प्रकरण है। अभी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी आ रहे हैं, तो जो यूट्यूब पर भी हम लोग बैठ करके डिजिटल मीडियम से भी बातें कर पा रहे हैं, उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। ये जो बात है, तो अब वो लोग जो विदेश चले गए हैं लेकिन इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश में वो ये भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी आगे बढ़ाने की भी कुछ बात करें, तो वो एनआरआईज भी खामोश हैं। एनआरआईज का एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत ही संकीर्ण विचारधाराएं रखता है। इसमें मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है। वो लोग इस देश के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं चाहते जो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। पर उनमें से बहुत बड़ा एक ऐसा तबका भी है जो बहुत परेशान है इस देश को लेकर के, और इस देश में जो कुछ उलट पलट हो रही है, और वो वोकल है, वो बोल रहा है। और मैं कई स्टेटमेंट्स बता सकता हूँ, इस किताब से बाहर की बात है ये, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कई स्टेटमेंट्स जहाँ लोगों ने मिल करके ये कहा है कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव आया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया है, साइंटिस्ट ने रिएक्ट किया है। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। सर, इस समय हमारे पास साइंस पर काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो बजट एलोकेशन होना चाहिए वो किस तरह का है, और जो आज़ादी होनी चाहिए संस्थाओं को इस पर काम करने की, जो हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं जो रिसर्च पेपर्स लाती थी, जो पीयर रिव्यूज़ के लिए हमें चीज़ें मिलती थी और हमें पता चलता था कि साइंस ये कह रहा है भारत का, इस समय उनकी सेहत कैसी है? सेहत बहुत ख़राब है, और उसकी दो वजह हैं। एक तरफ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट घटा है, और इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा घटा है। फिर इस बीच में चाइना ने अपना बजट साइंस का जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से 3 गुना बढ़ाया है, हमने घटाया है। 2000 के बाद से बात कर रहा हूँ मैं, और उसका असर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ा है। न सिर्फ ये कि पड़ा है, बल्कि बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं जो आम जनता को पता भी नहीं है। जैसे विज्ञान प्रसार बंद कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है, इन दोनों को मर्ज करके एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, मैंडेट चेंज कर दिया गया है। ये अपनी तरह के दुनिया में अलग ही तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, और उनमें से एक इंस्टीट्यूशन तो ऐसा है जो 1942 में बना था। तब तक दुनिया में कोई मिसाल भी नहीं थी ऐसे इंस्टीट्यूट। ऐसा भी था हमारे पास कोई संस्थान? जी, पीआईडी के नाम से शुरू हुई थी, सीएसआईआर का पार्ट थी, उसको निस्केयर के नाम से जाना जाता था। अब जब उसको मर्ज किया गया है और वो ख़त्म कर दी गई, तो मैंडेट भी चेंज कर दिया गया है। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, एक्सपेंडिचर कल फिर बढ़ा लेंगे, लेकिन आज जो साइंस हो रही है, आज जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, अगर उसमें महीने भर की भी डिले होती है तो आप दुनिया से पीछे हो जाते हैं। साइंस में पीछे होना जो है वो बहुत घातक होता है किसी मुल्क के लिए। फिर कैचअप करने में आपको शायद दशक लग जाएं। पाकिस्तान हमसे मुकाबलेबाजी करता रहता है, लेकिन उसके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं। अगर पंडित नेहरू ने नहीं शुरू किया होता तो हमारे पास भी नहीं होता। आज इसरो और नासा की बात एक ज़बान में हम लोग करते हैं, बिल्कुल हैं, और कई बार इसरो को तारीफ़ें भी मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान के पास नहीं है जो उसका कोई सैटेलाइट प्रोग्राम हो, जो उसका ऐसा कोई अध्ययन का प्रोग्राम हो। रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो, इनके साइंटिस्ट की हम बात तो समझ सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान में तो वो समझ भी नहीं सकते। हाँ, उनके पास साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसी है ही नहीं जो वो समझ पाए कि रॉकेट के लिए क्या चाहिए। वो बात भी नहीं कर सकते। तो जब हम साइंस में पीछे होते हैं तो फिर बहुत पीछे हो जाते हैं। इस वक्त जो साइंस का हाल है इस मुल्क के अंदर, उसमें बहुत बड़ी तादाद में यंग साइंटिस्ट ने छोड़ दिया मुल्क, या उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि उनकी ग्रांट्स बंद हो गई। उसका असर हमारे जो पब्लिकेशंस हैं उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। पब्लिकेशंस हमारे यूरोपियन नेशंस के बराबर के थे लगभग। चाइना से तो हम बहुत पीछे बहुत जल्दी हो गए थे,
यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी में हम चाइना से पीछे चाइना हो हमसे चुके 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। हैं। 1 साल बाद आज़ाद हुआ था और 2000 तक लगभग बराबर बराबर थे हम अच्छा। चाइना के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2000 तक हम बराबर बराबर थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपेंडिचर में भी बराबर थे, उनका थोड़ा हमसे कम ही था। उन्होंने ट्रिपल कर दिया जैसा मैंने बताया। लेकिन ये कि हमारे पब्लिकेशंस भी कम हुए हैं जो रेप्यूटेड जर्नल्स में छपा करते थे। हमारे यहाँ खुद बहुत सारे बंद कर दिए गए। जैसा मैंने बताया कि 36-37 इन वो चलते थे हमारे जर्नल्स, रेप्यूटेड जर्नल्स चलते थे जो निस्केयर प्रोड्यूस करता था, उनमें से बंद होते जा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, किसी को रखा ही नहीं हमने। 400 साइंटिस्ट हुआ करते थे कभी इस इंस्टीट्यूट के अंदर, अब 20 या 25 साइंटिस्ट से चल रहा है। 10%। वाओ। 10% भी नहीं, 10% भी नहीं। 400 के मुकाबले में अगर 20 साइंटिस्ट हाँ हों तो 5% ही। 5%। बाप रे। तो हालात बुरे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और इसका असर आगे पड़ेगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे वो ये कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए साइंटिफिक टेम्पर, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब हम आज़ाद हुए तो हम बिल्कुल ज़ख्मी मुल्क थे, पाकिस्तान भी ज़ख्मी था, हम भी ज़ख्मी मुल्क थे। हम भी बिल्कुल ताराज थे, ऐसी हालत में थे कि हमारा जीडीपी दुनिया का 1% रह गया था, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले 25% हुआ करता था। मुग़लों को, जिनको हम बहुत गालियां देते हैं, उनके ज़माने में हमारा 25% था, यानी दुनिया की चौथाई दौलत हिंदुस्तान पैदा कर रहा था मुग़लों के ज़माने में, और अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद 1% पे रह गए थे हम। लेकिन हमने आज़ादी के बाद कमर कसी और कहा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना लगा सकते हैं लगाएंगे, और उसका हमको फल मिला। हमको वाइट रेवोल्यूशन मिला, हमको CSIR की ढेरों लैब्स मिली, हमको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला, हमको DRDO मिला, हमको एटॉमिक एनर्जी मिला, और हमको स्पेस मिला। लेकिन इनके मिलने में हमें कम से कम 50 साल लगे। तो जो कुछ फसलें बोई थी नेहरू के ज़माने में, वो फसलें उगी, पकी, और आज हम उनको काट रहे हैं। अगर इन फसलों में जहर डाल दिया गया इनकी जड़ों में, तो अगले 50 साल तक हमारी नस्लें उसको भुगतेंगी। इसलिए बहुत ख़तरनाक है, इसलिए ये किताब भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देश के लिए बहुत बुरा होगा। आपने DRDO का नाम लिया। मैं खुद, मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, और हम उस वक्त जो पापा खुद बताया करते थे, क्योंकि वो डिफेंस प्रोडक्शन में ही थे, तो वो बताते थे कि क्या क्या भारत कर रहा है, और चाइना से हमारा मुकाबला रहता था। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि DRDO में भी अब काम कितना हो रहा है। जो HAL का काम था, अब देखिए, क्योंकि कानपुर में HAL का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था, और भी गन फैक्ट्री थी, ये सब चीज़ें थी। तो जो इंडिजिनस चीज़ें कर रहे थे, जो वहाँ पर प्रोटोटाइप्स डेवलप हो रहे थे, उसका हमें जानकारी थी, हमें पता चलता था। क्योंकि जो स्टाफ डे होता था, फ्लैग डे होता था, उसमें हम लोगों को ये पता चलता था कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है। तो उससे हम बहुत खुश होते थे, और जा कर के देखते भी थे HAL में जा कर के, वे डॉनियर वगैरह जो विमान रखे होते थे। लेकिन अब सिर्फ खबरें सुनते हैं कि वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है, वहाँ बजट ही नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। इतना राष्ट्रवाद की जब बात होती है और इतना असलहा जमा करने की बात होती है, आपको मैं बताऊं, हम बेसिक जो फ़ौज की जो ज़रूरत है, उसके काम की जो चीज़ें, हम उसमें भी अब हम चाइना से ले रहे हैं, वो सब चीज़ें भी बाहर से ले रहे हैं। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है जो अपने दुश्मन पर ही डिपेंडेंट है अपने को बचाने के लिए भी? ये कैसे होगा? मतलब बहुत अजीब है ये सब इस कुछ। बदलाव को लाएगा नया नौजवान इस देश का, मुझे उसमें अभी भी बहुत बड़ा यकीन है। आपकी किताब में पेज नंबर 160 से एक वो शुरू होती है, तालिका शुरू होती है, और वो उसमें आपने विज्ञान और मिथक, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है, जो उसको अप्रोच करने का फ़र्क है, ये बताइए। बहुत दिलचस्प है, और ये लंबी फहरिस्त बनाई है आपने। वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक ज्ञान का फ़र्क क्या होता है, वो वहाँ सवाल कैसा होता है और वहाँ सवाल कैसा होता है।
तो ये बहुत बड़े-बड़े सवालों का इसमें जवाब भी है और मुझे लगता है कि हर उम्र का इंसान भारतीय जो आसान ज़बान में पढ़ना चाहे और समझना चाहे उसके लिए ये शानदार चैप्टर है आपकी किताब का। मुझे बताइए ये आपने क्यों सोचा कि इसको बिल्कुल एट अ ग्लांस बना करके देते हैं? इसकी वजह ये थी कि मैं ये सवाल अपने स्टूडेंट्स से ज़रूर पूछा करता था और मुझे लगा कि चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो और चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनके जवाबों में फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा। ओह! तो इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एट अ ग्लांस कि फ़र्क असल में है क्या। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है और वो ये किताब देखता है और पूरी किताब तो याद नहीं रहेगी, शायद कुछ हिस्से याद रह जाएं और उसे जल्दी में बात करनी है और समझना है एक बार पलट के किताब को। इस वजह से मैंने ये टेबल ख़ास तौर से जनरेट की। इस टेबल के जनरेट करने में काफ़ी वक्त लगा बहुत क्योंकि ज़बरदस्त काम है ये। सोचना पड़ा काफ़ी कुछ इसके बारे में और पलट के देखना पड़ा। जो जवाब लोगों के थे, जो हमारे सवाल थे या लोगों के सवाल थे, वो सारे के सारे पलट के देखने पड़े। पर ये मैंने इंसिस्ट किया पब्लिशर के साथ भी कि इसको टेबल की फॉर्म में ही दिया जाए, कम से कम हिंदी ज़बान में। मुझे हिंदी इस किताब के शुरू होने से पहले बहुत ही कम आती थी, यानी बोलनी आती थी, लिखना और पढ़ना बहुत कम आती थी। की और की का फ़र्क नहीं आता था, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, छोटे ऊ की कहाँ लगेगी, बड़ा ऊ किसे कहते हैं, आ और ऊ में क्या फ़र्क है, मुझे नहीं आता। अब आ गया। अब इस बीच में ये एहसान है इस किताब का कि मुझे हिंदी थोड़ी सी बेहतर लिख सकता हूँ और बेहतर पढ़ सकता राह में हूँ। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का फ़र्क समझ में आया। वो पता लग गया है, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे हिंदी पूरी तरह से आती है। वोकेबुलरी अभी भी कम है। आपने इसमें क्या ये शायद अच्छा रहा कि हिंदी की वोकेबुलरी कम है, इसलिए गूढ़ शब्द जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए हिंदी के भी और आसान उर्दू ज़बान। के भी। हाँ। आसान ज़बान रही। इस किताब को लिखते हुए एहतियात क्या-क्या बरती आपने? जो दौर चल रहा है मुल्क में कि आप सवाल नहीं कर सकते, सवाल कर दिया है तो उसको हमेशा एक पर्सनलाइज़्ड उसमें हमले के तौर पे देखा जाता है। तो एक साइंसदां के आगे, साइंटिस्ट के आगे ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम ज़बान में आम जनता के लिए जब ऐसी किताब बनाई जाए तो एहतियात क्या-क्या बरती जाए? डर लगा था कुछ? नहीं, डर नहीं लगा मुझे, इसके बावजूद कि इस किताब में कुछ पब्लिशर्स ने इसको छापने से मना कर दिया। वो डर गए। लेकिन ये कि मुझे डर नहीं था, इसलिए कि मैंने जो लिटरेचर देखा, जिसमें डॉकिंस की किताब भी है अच्छा। इसी सवाल के ऊपर, उसमें मुझे 2 तरह का लिटरेचर दिखाई दिया, 2 तरह की किताबें दिखाई दी। एक वो किताबें थीं जो पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म के कंट्रीब्यूशन को नकार रही थी। ओह! यानी वो बहुत सख्त ज़बान में धर्म के ऊपर हमला थी। और दूसरी वो किताबें थीं जो अपॉलजी थीं, जैसा आपने भी बीच में कहा कि हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, इस नज़र से लिखी हुई किताबें थीं। हिंदी में इस पे कोई किताब नहीं थी। इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में कोई किताब नहीं दिखाई देती, उर्दू में भी कोई किताब नहीं दिखाई देती हमको इस टॉपिक को डील करती हुई। तो मुझे इस बात का डर नहीं था, क्योंकि मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। ये मुझे मालूम था कि मैं किसी धार्मिक आदमी की, किसी धर्म की, किसी एक अध्यात्म के मानने वाले की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मुझे सिर्फ एज साइंटिस्ट सामने रखना था कि फ़र्क क्या है मतलब दोनों के नास्तिक बीच। होने की ज़रूरत नहीं है, ना नास्तिक बनाने की कोशिश है। ना नास्तिक बनाने की कोई कोशिश है, ना किसी धर्म को बुरा भला कहने की कोई कोशिश है। ये बात ज़रूर है कि दोनों के बीच में फ़र्क है, और ये सवाल लगातार मुझसे टीवी डिबेट्स में पूछा गया, ये सवाल आम जनता ने पूछा, ये सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा, ये सवाल घर के अंदर पूछा गया,
बड़े ख़ानदान में पूछा गया। तो ये मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं सामने रखना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या माने और क्या ना माने। स्मार्ट क्रूजिंग कर लिया आपने इसमें, ज़बरदस्त। आम आदमी की किताब है, आम आदमी की जेब पर कितना बोझ डालेगी? ये किताब मेरी बहुत उम्मीद थी कि कम से कम पैसों में रखी जाए। इसके बारे में बातचीत भी हुई हमारे पब्लिशर्स के साथ, और मैं इसको कम से कम पैसे में रखना चाहता था। तो ये किताब 300 रुपए की है, लगभग 308 पेज की किताब है ये। और वो उतना ही 299 उन्होंने रखी है इसकी कीमत। और पहले दिन से ही इस किताब को रिड्यूस्ड रेट पे दिया जा रहा है। अच्छा। जो अमेज़न के ऊपर हुआ नहीं करता है। जब लॉन्च होती है किताब तो उसको उतना ही रखते हैं शुरू में, फिर बाद में घटाते जाते हैं, जो मुझे बताया है पब्लिशर्स ने। लेकिन पहले दिन से ही ये 8% थी, अब वो 17% है, किसी रोज़ 24% भी रिड्यूस्ड रेट पे थी। बहुत उम्दा है। बल्क में ख़रीदने में वो कह रहे हैं कि वो और 40% देंगे, जो 180 रुपए के करीब आता है। तो फिर जाहिर है कि एक स्टूडेंट की पहुंच के अंदर होगा। जी जी। मेरा ये मानना है कि इसको किताब को एक स्टूडेंट की पहुंच के अंदर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। कोई ऐसी बात जो आपको कहनी हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने इस किताब के लिए बातचीत जितनी की हो उतनी अपनी और किसी किताब के बारे में नहीं की। ओह, ज़बरदस्त। यानी समाज से लिया है आपने विषय को और फिर उसका साइंस से जवाब दिया है। तो अगर कोई ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मैं ये किताब बेच रहा हूँ, तो मेरा जवाब ये होगा, मेरे पास बेचने के लिए यही है, इसलिए बेच रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। साइंस के सवालों पर मैं फिर आपसे बात करूंगी। इस वक्त मैं चाहती थी इस किताब के बारे में हम बात करें, क्योंकि जाहिर है आम इंसान के लिए आम ज़बान में किताब लिखी गई तो उसकी एक ललक अलग थी। और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि इसका प्री बुकिंग जो है उसमें ये अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। वाह। हिंदी की और कोई किताब अभी इतनी नहीं बिक रही है। कुछ धार्मिक किताबों से भी ये कम्पीट कर रही है। अरे वाह, तो अपने जॉनर से बाहर निकल के वो कॉम्पीट कर रही है ये। बिल्कुल। बहुत मुबारक हो। और आप सब लोगों के लिए किताब है, इसको ज़रूर पढ़िए, देखिए, और बहुत सारे सवाल पैदा करेगी, लेकिन जवाब बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने जितना पेज पलटे और जितना पढ़ने की कोशिश की, मुझे बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।